हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं जिस पर चर्चा होने वाली है डिटेल। तो भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कितनी रही है और किस सेक्टर में हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, अनुमान से ज़्यादा ये ग्रोथ रेट है वो देखेंगे। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं जिनको उनके आलोचक अक्सर पागल आदमी कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनके आदर्श व्यक्ति हैं। किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपनी मुद्रा खत्म करके यूएस डॉलर को अपनाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के जो महानिदेशक यानी डीजी का प्रभार अतिरिक्त किससे सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। क्रैश फायर टेंडर चलाने वाली पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है। और वेस्ट इंडीज के किस देश ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से इनकार कर दिया है। मैप के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए ये सब कुछ बताएंगे आपको एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो के साथ PDF भी मिल जाता है एक मेम्बरशिप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। तो क्वेश्चन होगा, वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है। आंसर होगा 7.6%। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। जीडीपी के आंकड़े किसने जारी किए हैं सरकार की ओर से, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में कहते हैं NSO। तो कब जारी हुए हैं, 30 नवंबर को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ 2023-24 की, तो जुलाई से सितंबर 2023 तक। आपको पता है कि जो भारत का ये फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेकर और अगले साल के मार्च तक होता है। तो ये दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 7.6% रही है। यहाँ पर ये पूरा देख रहे हैं आप, चार्ट है जो पिछले कुछ वक्त का 2019 से लेकर अब तक का ये क्वार्टरली ये पूरा डेटा दिया हुआ है। मैंने PDF में भी इसको दे दिया है। ठीक है, तो सेकेंड क्वार्टर में हमारा है ग्रोथ रेट 7.6% और फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो उस समय था 7.82%। ठीक है, तो ये जो डेटा है यानी 7.6% सेकेंड क्वार्टर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस दौरान जो सेकेंड क्वार्टर में जितनी ग्रोथ रेट थी उससे हम कितना आगे बढ़े हैं, तो 7.6% आगे बढ़े हैं। तो अब समझ लेते हैं जीडीपी होता क्या है। देखिए, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में डिटेल कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इकॉनमी के हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही उस दौरान होने वाले जो देश में जो सामान का उत्पादन है, सेवाओं की जो वैल्यू है, इन सब को कहते हैं और उसका एक पूरा फार्मूला भी बना हुआ है। और जीडीपी जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का पैमाना होता है। बेहतर जीडीपी का मतलब है पॉजिटिव में, यानी देश तरक्की कर रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है। और कम जीडीपी का मतलब होता है कि आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं। तो जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है उसका फार्मूला ये है C+I+G+X-M। C मतलब कंज्यूमर एक्सपेंसेस यानी कंजम्पशन कितना हो रहा है। ठीक है, I मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, ये I हो गया। ओके, G हो गया यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और X एक्सपोर्ट और M मतलब इम्पोर्ट। तो X-M कर लिया जाता है यानी नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, मतलब हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बैलेंस कर लिए माइनस करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हो जाता है टोटल। इस तरीके से जीडीपी की गणना होती है, ये कैलकुलेशन होता है। वैसे दो तरह की जीडीपी होती है, एक होती है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन एक बेस ईयर या वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12। ठीक है, तो हम लोग का जो आंकड़ा है वो रियल जीडीपी है। ओके, और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी, उसका कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है।
ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस वजह से ये उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट जो ना, उसका जो अनुमान आरबीआई ने लगाया था वो 6.5% होने का अनुमान लगाया था, जो कि उससे अभी 1.1% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ की जो वजह है वो मजबूत शहरी खपत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और सरकारी खर्च में जो बढ़ोतरी हुई है वो है। तो यहाँ पर अगर हम आकर देख रहे हैं, ये पूरा चार्ट देख रहे हैं आप अलग अलग सेक्टर में। ओके, तो ये जो अलग अलग है, तो उसमें जो सबसे बेहतरीन ढंग से ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला है। ओके, 13.9%। दूसरा तेजी ग्रोथ रेट मिला है देखने को कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो दो जो है ना, इन दोनों ने ये लीड किया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन सब यूटिलिटी में भी ये ग्रोथ रेट बेहतर देखने को मिला है। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसमें ग्रोथ रेट जो है ना वो 1.2% है, मतलब उम्मीद से कम है। लेकिन बाकियों में जो देखने को मिल रहा है, माइनिंग में भी 10% के आसपास है ये ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पैमाना होता है। ये पहले जीबीए कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो है एक्चुअल में जीडीपी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी रहा है वो 7.6% रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा है, ये आप देख रहे हैं, और इसको मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है। जीबीए होता क्या है, जीबीए को भी हम समझ लेते हैं। जीबीए जो है ना वो किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम उससे पता चलता है। ये बताता है कि एक तय अवधि में, यानी एक साल या एक तिमाही में, इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ। अगर नेशनल अकाउंटिंग के नज़रिए से देखते हैं तो मैक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स को निकालने के बाद जो आंकड़ा बचता है वो होता है जीवीए। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं ना, इसको हम जीवीए कहेंगे, और वही टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो आगे इसी में अगर हम जोड़ देते हैं जो टैक्सेस का जो, मतलब जो भी टैक्सेस आए हैं उन सबको अगर जोड़ते हैं और सरकारी जो खर्च हुआ है, तो वो हो जाता है ये जीडीपी। मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ये पूरा मामला है। तो जब हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो वह है वी अनंत नागेश्वरन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? आंसर होगा जेवियर मिलेई। क्या नाम है? जेवियर मिलेई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, एक कट्टर राष्ट्रवादी हैं और दक्षिणपंथी नेता हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी में उसके मुताबिक जेवियर को उनके आलोचक अक्सर पागल आदमी कहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान जेवियर जो है वो एक आरी या कहें कटर मोटर लगा हुआ वो लेकर घुमा करते थे। और क्या क्यों घुमा करते थे आगे मैं बताता हूँ। तो कैंपेन के दौरान ब्यूरोक्रेसी और सरकारी खर्च में ज़बरदस्त कटौती का वादा उन्होंने किया था, और क्या क्या कहा है कि कल्चर, वुमेन, हेल्थ, एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सब बंद कर देंगे। कल्चर, वुमेन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सब हम बंद करना चाहते हैं, इनका ऐलान किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, जेवियर मिलेई अर्जेंटीनाज प्रेसिडेंट ऑफ क्योस। ओके, मतलब अराजकता के राष्ट्रपति, ऐसा तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कहा जा रहा है। तो अर्जेंटीना का मैप देख लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे आपको। तो ये रहा अपना प्यारा भारत इस अर्थ में, मैप में। और अब चलते हैं अर्जेंटीना की ओर। कहाँ पर है वो? दक्षिणी अमेरिका में। इधर उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के और दक्षिण में ये रहा अर्जेंटीना। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ओके, आधिकारिक भाषा यहाँ की है स्पेनिश। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसके? तो ये चिली हो गया, इधर ये चिली है, इधर बोलीविया है, ये पराग्वे हो गया, इधर ब्राज़ील हो गया, और ये जो है वो उरुग्वे है। ठीक,
जनसंख्या कितनी है टोटल इसकी, तो 4,73,00,000 यहाँ की आबादी है। मुद्रा क्या है, अर्जेंटीना पेसो। महंगाई दर जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 143% है। और देश की जो 40% आबादी है यहाँ की वो गरीब है। ओके, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जेवियर तो वो आरी लेकर चला करते थे। इनका आरी भी दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप। दरअसल वो मतदाताओं को, वोटर्स को ये मैसेज देना चाहते थे कि सरकारी खर्च ने देश की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया और इस पर सख्ती से कटौती की जाएगी, मतलब आरी चला दिया जाए। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने ये आरी लेकर चलना बंद कर दिया था और इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जा रहा है। तमाम न्यूज़ में द हिंदू ने भी लिखा है, जेवियर मिलाई की जीत जो है वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप बताया जा रहा है। जेवियर को अक्सर लोकल मीडिया वहाँ का जो है वो अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप कहता है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने जेवियर को बधाई भी दी जीत की और कहा कि अर्जेंटीना को वो फिर से महान बनाएंगे। और एक चीज़ जिस पर सभी की नज़र वहाँ पर रहेगी कि मंत्रालय को बंद करने की बात जो उन्होंने की हुई है उसके बारे में। दरअसल जेवियर्स जो है वो वेलफेयर स्कीम पर खर्च होने वाले पैसे में बड़ी कटौती करना चाहते हैं। चुनावी वादों बहुत सारे किए हुए उन्होंने और कुछ अजीब काम करने का भी भरोसा वोटर्स को दिया हुआ है। जैसे उनका कहना है कि अर्जेंटीना में गन लॉ यानी बंदूक रखने का जो कानून है उसको और लचीला बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गन अपने पास में रख सकें, जबकि दुनिया में इसका विपरीत माना जाता है कि कम लोग गन रख सकें। देश में 2020 में जो गर्भपात कानून की मंजूरी दी गई थी उसको ख़त्म करेंगे और ह्यूमन ऑर्गन्स यानी मानव अंगों की खरीद फरोख्त को मंजूरी देंगे वो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि वो उनको चीन और ब्राज़ील का आलोचक माना जाता है, चीन के खास तौर पर विरोधी माना जाता है। अब हुआ ये कि अभी हाल ही में ब्रिक्स की संख्या जो है ना 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। 6 नए सदस्य उसमें शामिल किए गए जो कि 1 जनवरी 2024 से ये संख्या हो जाएगी ब्रिक्स की, वो 11 हो जाएगी। तो उसमें एक अर्जेंटीना भी है, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कहना है कि वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनेंगे वो। ठीक है, तो चीन ने काफ़ी कोशिश करके लड़ झगड़ के अर्जेंटीना को ब्रिक्स का मेंबर बनवाया था, सहमति बनवाई थी, लेकिन अब नए राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट घटना हो रही है और चूंकि चर्चा इतनी ज़्यादा है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा अराजकता का राष्ट्रपति तक कहा जा रहा है अखबारों में, तो इसलिए चूंकि चर्चा होती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये विदेश से रिलेटेड है, फॉरेन रिलेशन से संबंधित है और साथ में इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक को यानी वहाँ का केंद्रीय बैंक उसको बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने के वादे का ऐलान किया? आंसर का अर्जेंटीना। और इस पर पूरी दुनिया में थोड़ी सी मतलब हलचल है, चर्चा काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे मुद्दे पर। अब देखिए क्या है, अर्जेंटीना के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जेवियर मिले, तो वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में शॉक थेरेपी दी जानी चाहिए। ठीक है, अब उनका ये कहना है कि केंद्रीय बैंक को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे भारत में आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है, ऐसे ही वहाँ भी एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए अर्जेंटीना में। ठीक है, और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया जाएगा और जो उनकी मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा पेसो, उसकी जगह अमेरिकी डॉलर को कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर बनाने का वादा उन्होंने किया हुआ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? डॉलराइजेशन कहेंगे या हिंदी में डॉलरीकरण के रूप में हम जानेंगे। और जहाँ पर होता यह है कि एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को जो है लीगल टेंडर के रूप में दूसरे देश की जो मुद्रा है उसमें बदल देता है, अपने जो मुद्रा है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी हम बात कर लें। वर्तमान में अर्जेंटीना जो है वो वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ये जो बजट घाटा है ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। और नई सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का
44 अरब डॉलर का कर्ज जो है ना वो चुकाना है, मंडरा रहा है वो। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना, $1 की जो कीमत है वो 360 अर्जेंटीना पेसो है। और इसके अलावा भी अन्य जो आर्थिक मुद्दे हैं उसमें ब्याज दर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो अर्जेंटीना के जो डॉलरीकरण की जो कोशिश है, अब उसका ऐलान है, उसको लेकर द हिंदू में इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री भगवान दास ने एक पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ, ठीक है, और काफ़ी कुछ बातें बताई हैं। उनका कहना है कि ये अर्जेंटीना के लिए ख़राब आइडिया है कि अपना जो पेसो है उसको ख़त्म करके और डॉलर को अपना लिया जाए, ठीक है। डॉलरीकरण दरअसल उन देशों के बीच में बेहतर काम करता है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका के निकटवर्ती हैं, नज़दीक हैं और पहले से ट्रेड और दूसरी व्यवस्थाओं के रूप में वो उनसे जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी यूएसए के जो और कुछ देश हैं उससे सटे हुए, तो वो सब देश हैं। लेकिन ये लोग जो है भी अपनी मुद्राएं अपनी चला रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी जो मौद्रिक संप्रभुता है वो छोड़ने को तैयार नहीं, ठीक। लेकिन अर्जेंटीना के लिए ये सब सही नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही इतनी दूरी पर है, काफ़ी दूर वह यहाँ पर है। और ये भी सवाल हो सकता है आपके मन में कि क्या कुछ देशों ने डॉलरीकरण मतलब डॉलर को लीगल टेंडर दिया हुआ है? तो हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनके बारे में आगे बताते हैं। देखिए, अमेरिकी डॉलर को लीगल टेंडर बनाने पर अर्जेंटीना में जो वहाँ का बजट है, व्यापार घाटा है, मुद्रास्फीति है यानी महंगाई दर, ये सब जो है, उसके साथ ब्याज दर, वो स्थिति जो है ना और ख़राब होगी, ऐसे अर्थशास्त्रियों का कहना है। और इससे वहाँ पर मंदी, बेरोजगारी ये सब बढ़ जाएगी और ये सामाजिक अशांति को पैदा करेगा वहाँ पर। और सन 2000 के दशक में जो वहाँ पर कियोस हुआ था, अराजकता की स्थिति थी, महंगाई इन सब की वजह से, तो वहाँ भी ये फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सवाल होगा कि किन देशों में डॉलर को लीगल टेंडर अपनाया हुआ, किन देशों ने अपनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं मैप में मध्य अमेरिकी देश हैं कुछ, ये किधर वाले, यहाँ के कुछ देश इस तरफ के हम बता रहे हैं। जिसे कौन से, प्यूर्टो रिको, ओके, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, और जिसको जो पनामा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला, इन सब ने अमेरिकी डॉलर को अपनी कानूनी जो लीगल टेंडर है उसको बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इन सब में क्या है ना, ये उनकी अपनी मजबूरी है क्योंकि बहुत छोटे से देश हैं, ठीक है, 2-4 द्वीप ही बस, उसमें कई सारे तो ऐसे देश हैं। तो डॉलरीकरण से इन देशों के जो ट्रांजैक्शन यानी विनिमय, जो लेन देन की जो लागत है डॉलर को कन्वर्ट करने में और विदेशी मुद्रा का जो जोखिम है, उससे बचाव मिलता है। और अमेरिका एक तरह से, यहाँ जो अमेरिका है ये वाला, यहाँ अमेरिका, वो एक तरह से इन सबको सपोर्ट भी करता है। छोटे छोटे देश हैं तो सबको सपोर्ट करता है। और ये इसकी वजह भी है ताकि जो रूस और जो दूसरे चाइनीज़ देश हैं, चीन, वो सब इन पर इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इसके नज़दीक के देशों को वो अपने प्रभाव में न ले लें। तो इन सब की वजह से क्या होता है ना, अमेरिका ही एक तरह से उन देशों को पूरा सपोर्ट करता है, आर्थिक तौर पर फंड वगैरह भी देता रहता है, ओके। तो वहाँ उन देशों की तो ज़रूरत है, लेकिन अर्जेंटीना का जो मामला है वो अलग है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी चर्चा हो रही है, वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसका PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स तो महत्वपूर्ण होता ही है, और एक मेंबरशिप प्लान है इसी के लिए। इसके ज़रिए आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सकती है। क्या क्या मिलता है, तो इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी अगले 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो पुराने भी PDF आपको मिल जाते हैं, 2023 के, 2022 के, वो सारे PDF। और मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, ओके। पिछले भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ताकि तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। और इसी मेंबरशिप के ज़रिए इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, और उसमें तमाम क्वेश्चंस होते हैं उसी सिलेबस के आधार पर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
और इसका प्राइस बहुत ही मामूली रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किससे सौंपा है? आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। ये कौन है अनीश दयाल सिंह? वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं। तो अब उनको सीआरपीएफ का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। दरअसल सीआरपीएफ के जो पूर्व डीजी थे एसएस थाउसेन, वो 30 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। तो अब इनको फिलहाल प्रभार दे दिया गया है परमानेंट नियुक्ति होने तक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? आंसर होगा 60 ईयर से अधिक एज की महिलाओं को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया विधानसभा में, उसी के दौरान ये ऐलान किया। तो बाद में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह, उनका ये कहना था कि 60 ईयर से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं वो रोडवेज बसों पर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। और ये जो सड़क परिवहन निगम है उत्तर प्रदेश का, उसके बेड़े में करीब 1000 नई बसें भी शामिल की जा रही हैं वहाँ पर। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ है, उत्तर प्रदेश मैप में यहाँ पर रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इसी दिन इसी रात को कहिए भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो जान गंवाने वाले और जो पीड़ित हुए थे, जो विकलांग हो गए, उन सब की याद में ये दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया का सबसे ख़राब औद्योगिक आपदा भी माना जाता है। ओके, तो यही है उद्देश्य कि प्रदूषण नियंत्रण जो कानून है उसको औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको ढंग से लागू किया जा सके। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी जान लें। ये घटना कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी। मतलब जैसे आज 2 दिसंबर है तो ठीक रात को। कब? 1984 में। किस फैक्ट्री में दुर्घटना हुई? तो भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड है, अब हालांकि उसका नाम बाद में डॉव केमिकल्स हो गया था। ओके, तो किस गैस का रिसाव हुआ था वहाँ पर? तो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। कितने लोगों की मौत हुई थी? करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अचानक गैस लीक हुई, हवा में गैस फैल गई और जो जहाँ था वहीं उसकी डेथ हो गई। 15,000 से ज़्यादा। कितने घायल हुए या अपंग हो गए उसकी वजह से? 5 लाख से ज़्यादा लोग। और इस आरोपी का इस हादसे का जो मुख्य आरोपी था वारेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना अगर आपने नहीं लाइक बटन दबाया तो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रैश फायर टेंडर यानी CFT ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है? आंसर होगा दिशा नाइक। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो दिशा नाइक जो है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो वो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मतलब वहाँ पर वो काम कर रही हैं। तो वहीं ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हासिल की है नवंबर 2023 में। ठीक है, तो क्रैश फायर टेंडर उसको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ली और वो शानदार काम कर रही हैं और ऐसी पहली महिला बनी है। ओके, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये क्रैश फायर टेंडर होता क्या है? देखिए, ये है क्रैश फायर टेंडर। ओके, एक विशेष जो है एक वाहन है, अग्निशमन इंजन है। इसका उपयोग हवाई अड्डे, सैन्य हवाई अड्डों पर और अन्य हवाई अड्डों पर जो फ्लाइट में आग लगने या उससे बचाने के लिए किया जाता है। और बहुत पावरफुल ये इसमें मशीनें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। इसको NIIT ने शुरू किया था। उद्देश्य ये कि दुनिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। पहली बार 2001 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। और इस बार की थीम क्या है? परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना। ठीक है, ये है 2023 की थीम।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा वेस्ट इंडीज़ के किस देश ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की संयुक्त मेजबानी से इनकार कर दिया है? आंसर का इसका डोमिनिका। क्या नाम है? डोमिनिका। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो एक देश नहीं है, देशों का एक समूह है। जो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की ओर से जो खेलते हैं वो कई देशों से होकर आते हैं। ओके, तो उसके बारे में आगे बताते हैं। तो ये मेजबानी से इनकार करने का कारण क्या है? तो डोमिनिका का कहना है, छोटा सा देश है, उसका कहना है कि मैच और अभ्यास स्थलों को तैयार करने में देरी हुई है, तो इस वजह से वो इनकार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, तो उसके लिए कई सारे देश चुने गए थे। उसमें एक अमेरिका भी है और वेस्ट इंडीज़ के 7 अन्य देश हैं। अमेरिका पहली बार किसी प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, तो अमेरिका के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के अन्य देश थे, 7 देश भी थे, संयुक्त रूप से उनको मेजबानी मिली हुई थी। ठीक है, तो एक तो अमेरिका में यहाँ पर और वेस्ट इंडीज़ के इतने सारे जो तमाम देश हैं वहाँ पर, और उनके उस स्टेडियम में ये आयोजन होने वाला था। तो सवाल होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो कब होने वाला है? तो 2024 में 4 जून से लेकर 30 जून तक आयोजन होने वाला है। ओके, तो अब वेस्ट इंडीज़ के बारे में जान लेते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। तो प्यारा भारत है अपना यहाँ। ओके, और अब चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की ओर। ये जो है ना वो उत्तरी महादेश का एक उप क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं मध्य अमेरिका। ओके, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सी से घिरा हुआ है। तो ये जो यहाँ वाला जो इलाका देख रहे हैं आप, वो है वहाँ की जो देश हैं उसमें 13 स्वतंत्र द्वीपीय देश हैं, 3 द्वीपीय समूह हैं। तो उन सब को मिलाकर हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। ओके, तो उसी के क्रिकेटर जो है ना उन देशों से जो चुने हुए क्रिकेटर हैं वो उस एक टीम में आते हैं और तब वो खेलते हैं। ये सारे देश हैं और छोटे छोटे द्वीप सब हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें। और कल है संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, वो भी देखिएगा ज़रूर। और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे आता है, अब मॉर्निंग को आने लगा है, देखिएगा। ओके, बाय।